हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आपके जो डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड है जिसमें आपकी लीनियर डिग्री आती है, उसमें हमने देखा था जिसमें डी वाई बाई डी एक्स का टर्म आ रहा था। लीनियर डिग्री कहने का मतलब ये है, अगर आपका ऑर्डर जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, वहाँ पे वन रहेगा। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का ऑर्डर क्या था, वहाँ पे वन था। तो उस केस में से फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने कल क्वेश्चन देखे थे, जिसमें हमने चार मेथड्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दैट इज मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट वन वाज योर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर एग्जैक्ट नहीं है तो कैसे एग्जैक्ट बनाएंगे। साथ ही साथ हमने कल लेब्निज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका स्पेशल टाइप बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन भी देखा था, उसके मल्टीपल नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज की क्लास में आगे बढ़ते हुए उसी का एक एप्लीकेशन उठाएंगे और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक का नाम, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ऑर्थोगोनल वर्ड से ही समझ में आता है कि हम बात क्या कर रहे होंगे, एक राइट एंगल की बात कर रहे होंगे। तो कोई भी दो फैमिली ऑफ कर्व की, अगर कोई भी दो फैमिली है, कोई भी कर्व की दो फैमिली है, वो कैसी हो, ये ऐसी कर्व की फैमिली हो जो जिसका हर एक मेंबर अब दूसरे फैमिली के मेंबर को क्या करे, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करे। इसका जो मेजर यूज, अब ये यूज कहाँ पे होगी और सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे की जाती है इंजीनियरिंग के फील्ड में, बहुत जगहों पे यूज है। जैसे कि अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, सिविल इंजीनियरिंग में हम बात करते हैं फ्लूइड के फ्लो की। तो फ्लूइड फ्लो में आपको दो चीजें पढ़ाई जाती हैं, एक स्ट्रीमलाइन और एक इक्विपोटेंशियल लाइन। तो पाया क्या जाता है, जो स्ट्रीमलाइन होती है और जो इक्विपोटेंशियल लाइन होती है, वो दोनों की दोनों कैसी फॉलो करती है, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर, मतलब की राइट एंगल्स पे होती है। मतलब ये दोनों की दोनों कैसी हैं, ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। सिमिलरली इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर हम बात करें कि जो पाथ फॉलो करता है कोई भी करंट, वो हमेशा क्या होता है, द पाथ अलोंग विच द करंट फ्लोज आर ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज ऑफ इक्विपोटेंशियल कर्व्स एंड वाइस वर्सा। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी करंट का पाथ होगा वो क्या होगा, इक्विपोटेंशियल, सॉरी ऑर्थोगोनल होगा टू इट्स इक्विपोटेंशियल कर्व्स, या इक्विपोटेंशियल कर्व इसका उल्टा। सो ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी का मतलब क्या है, कोई भी दो फैमिली ऑफ कर्व्स जिसमें उसके हर एक मेंबर एक दूसरे फैमिली ऑफ कर्व के दूसरे मेंबर्स को क्या करें, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ऐसे ट्राजेक्टरी को हम क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी कहते हैं। तो इसको मेंशन कर देते हैं। तो आज की टॉपिक का इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट इज ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज। तो आज की टॉपिक है ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई, वो डेफिनेशन मेंशन करा देते हैं। तो डेफिनेशन इज नथिंग बट टू फैमिली ऑफ कर्व सच दैट टू फैमिली ऑफ कर्व सच दैट every member of two families of curve two families of curve such that every member of every member of both the family, या एवरी मेंबर ऑफ, जो पहली फैमिली है, आइदर फैमिली इंटरसेक्ट, या फिर हम बोलें प्रॉपर वर्ड दे दो, कट्स ईच मेंबर ऑफ ईच मेंबर ऑफ अदर फैमिली अदर फैमिली एट राइट एंगल्स एट राइट एंगल्स आर कॉल्ड। तो ऐसी फैमिली ऑफ कर्व को हम क्या कहते हैं, देन सच फैमिली ऑफ कर्व्स आर orthogonal trajectories are orthogonal trajectories of each other, orthogonal trajectories of each other। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं स्पेसिफिकली जो एग्जांपल दे रहा हूँ, वो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, कि किसी भी फ्लूइड फ्लो में, इन अ फ्लूइड फ्लो द इक्विपोटेंशियल लाइन the equipotential line and the streamlines and the streamlines
are orthogonal trajectories are orthogonal trajectories are orthogonal trajectories। ठीक है, तो बेसिकली इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीमलाइन होती क्या है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक वर्ड आ गया तो मैं बता भी देता हूँ इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीमलाइन है क्या। इक्विपोटेंशियल लाइन कोई एक तरह के एक ऐसी लाइन है। इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होती है? एक ऐसी लाइन, द लाइन इन विच द लाइन इन विच velocity potential velocity potential phi is constant। वहीं स्ट्रीमलाइन में क्या होता है, अगर स्ट्रीमलाइन की बात करूं तो स्ट्रीमलाइन में क्या होता है, स्ट्रीमलाइन फंक्शन जो साई होता है वो कांस्टेंट होता है, जबकि स्ट्रीमलाइन में क्या होगा, लाइन इन विच a line in which streamline function, द लाइन इन विच नहीं, लाइन along which कर दीजिए, ज्यादा बेटर बचेगा। लाइन along which यहाँ पे भी along ही कर देते हैं। लाइन along which in which lying along which streamline psi is constant। तो होता क्या है, जब जब भी कोई स्ट्रीमलाइन, मान लेते हैं ये आपकी स्ट्रीमलाइंस हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक इक्विपोटेंशियल लाइन बनाई, तो ये जो चीज जनरेट होती है इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लो नेट बोलते हैं। जिसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है किस केस में, जब भी हम स्टडी कर रहे हैं किस चीज के बारे में, टू डायमेंशनल इरोटेशनल फ्लो प्रॉब्लम्स को। तो इसका यूज कहाँ पे होता है, इसका यूज होता है हमारा टू डायमेंशनल इरोटेशनल इरोटेशनल फ्लो प्रॉब्लम्स में। ये बेसिकली ये जो पार्ट मैंने बताया, ये जो एग्जांपल है, ये बेसिकली ओरिएंटेड है टुवर्ड्स सिविल इंजीनियरिंग डोमेन। तो इसके ऊपर ज्यादा अभी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बस एक एग्जांपल बताया कि किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में यूज किया जाता है। वैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी अगर आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो उसमें जो करंट का पाथ है, अलॉन्ग विथ जो करंट फ्लो करता है वो ऑर्थोगोनल होता है किसके, आपका इक्विपोटेंशियल कर्व्स के। तो वो भी एक तरह से एग्जांपल है। मैंने यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली जो डोमेन मैंने आपको दिखा है, वो एग्जांपल जो बात करी है मैंने आपकी बात करी है फॉर सिविल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव। ओके, चलिए। सो अगर आपको कोई भी कर्व दिया हुआ है तो किस तरीके से आप उसका ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालोगे। तो सपोज करते हैं आपके पास, मान लेते हैं कोई कर्व गिवन होगा, मान लेते हैं आपके पास कोई कर्व गिवन होगा, मान लेते हैं वो कर्व कैसा हो, एक फंक्शन होगा आपका एक्स वाई और एक कांस्टेंट सी का होगा, ये आपको गिवन दिया रहेगा। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1, जहां पे सी क्या है, आपका एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस कांस्टेंट सी को एलिमिनेट करना होगा। वो आपको पता है कैसे एलिमिनेट करते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में जनरेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट लेक्चर में बताया, वहां पे मैंने कैसे एक कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं वो भी वहां पे सिखाई भी थी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, बाई एलिमिनेटिंग दी कांस्टेंट। आपको क्या करना है, एलिमिनेट कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, और एक नई इक्वेशन बनेगी। इसमें क्या होगा, एक्स कॉमा वाई होगा, साथ में कोई ना कोई क्या होगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का टर्म होगा। तो मैं मान लेता हूँ डी वाई बाई डी एक्स सपोज कर लेते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्योंकि अगर आपको पता है कोई भी दो कर्व अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप क्या होता है, दोनों लाइन के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1 होता है। तो इसीलिए आप क्या करोगे, रिप्लेस डी वाई बाई डी एक्स बाई माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई। ठीक है, जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसी में, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ फंक्शन एक बन जाएगा एक्स कॉमा वाई कॉमा माइनस डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन आपको मिलेगी यहाँ से, इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3 क्या होगी, एक ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगी आपकी गिवन फैमिली की। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज दिस इम्प्लाइज दिस इम्प्लाइज द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 is called is called the orthogonal trajectory of
the orthogonal trajectory of the given family family कौन सी, ये जो दी हुई थी, ऑफ द गिवन फैमिली। क्लियर है? अब सपोज करते हैं आपने क्या किया, जब dy बाई dx को इंटरचेंज किया dx बाई dy से, तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 क्या होती है, एकदम सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं आता। इसका मतलब क्या है, एक और पॉइंट, इफ इक्वेशन 2 and 3 आर आइडेंटिकल, if equation 2 and 3 are identical, then the curve is said to be the curve is said to be curve is said to be self orthogonal कर्व। कहने का मतलब वो खुद के ही परपेंडिकुलर है, मतलब ये एक तरह से इमेजिनरी कर्व। इट इज परपेंडिकुलर टू itself, perpendicular to, ठीक है। समझ में आया ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या है, कोई भी दो फैमिली ऑफ कर्व जिसमें हर एक मेंबर क्या होगा, दूसरे मेंबर को कट करे 90 डिग्री पे, वो उसको आप क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी कहते हैं। आपको एक गिवन कर्व दिया होगा, उसमें एलिमेंट्री कांस्टेंट को हटाना है, डिफरेंशियल टर्म बनाना है, उसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को रिप्लेस करना है बाय माइनस डी एक्स बाई डी वाई। उसका रीजन क्या है, कोई भी दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, -1 होता है। इसीलिए हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस किया माइनस डी एक्स बाई डी वाई से। फिर सोल्यूशन निकालना, सोल्यूशन निकालने के लिए बस 4 तरीके हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, एक्सिक डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड एंड लेबनिज डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। जो आपको लगाना, जो आपको लगता है वहां पे लगेगा, वो आप लगा सकते हैं। क्लियर है? चलिए फॉर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसके ऊपर आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ the orthogonal trajectory of the family of lines passing through origin। आपको ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे, इलिप्स, पैराबोला, सर्कल या हाइपरबोला। अब बताइए सबसे पहले, जो कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास करके, उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx, राइट, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है तो इंटरसेप्ट क्या होगा, 0 होगा। सो हमें क्या करना है, इस m को रिमूव करना है। तो m को कैसे रिमूव करूं, अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूं dy बाई डी एक्स, तो इट इज इक्वल टू m आ जाएगा, राइट, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, m इंटू 1 m हो जाएगा। और इसी m की वैल्यू किसके बराबर है, y बाई एक्स के बराबर है। सो यहाँ से देखिए आपको इक्वेशन मिल रही है, इक्वेशन नंबर 2, दिस इंप्लाइज x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y। यही तो होती है आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना था, इसी इक्वेशन में माइनस डी एक्स बाई डी वाई करना था, आपने कॉन्स्टेंट रिमूव कर दिया। नाउ रिप्लेस dy बाई डी एक्स बाई माइनस डी एक्स, क्या मिलेगा जरा देखिए। हो जाएगा x इंटू माइनस बाहर डी एक्स बाई डी वाई इट इज इक्वल टू वाई। अब आपको क्या करना है, सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन कैसे निकालोगे, देखो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से बन जाएगा, माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई। तो अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 इट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। और मैं यहाँ से लिख सकता हूँ सी को, सी ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी इज इक्वल टू 0, इक्वल टू कांस्टेंट सी इक्वल टू 0, राइट। और राइट ऐसे लिख सकते हैं हम, सॉरी मैंने थोड़ा सा एक चीज और गड़बड़ करी यहाँ पे, एक मिनट, जो भी हमें कांस्टेंट लिखना होता है वो किस साइड लिखते हैं, एक्स के साइड लिखते हैं ना, राइट।
अगर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बात करूँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साइड रखते हैं तो जगह माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई टू, राइट। और यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, उसको उधर ले जाइए, वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू सी, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी। जरा देखिए किस तरह की इक्वेशन बन गई। ये बन गई आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन होती है? सर्कल की इक्वेशन होती है पासिंग थ्रू ओरिजिन। वो सेंटर इज 0,0, इसका मतलब ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या होगा? एक सर्कल हो जाएगा, राइट। क्लियर है? समझ में आया चीज? चलिए, सिमिलरली एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर। आज की क्लास है क्वेश्चन नंबर 2। द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी of the family of parabola passing through origin and symmetrical about positive x-axis is, आपको ऑप्शन गिवन थे, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, इलिप्स एंड अ हाइपरबोला। चलिए सॉल्यूशन है आपके पास। सबसे पहले क्या करना है, एक फैमिली ऑफ पैराबोला है जो कहां से जा रहा है? ओरिजिन से जा रहा है। सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब कि कर्व आपका कैसे है? ये तो फैमिली ऑफ कर्व बनेगा। ये तो आपका थोड़ा सा ओरिजिन से इधर हो गया, काम करिए, इसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिए वापस। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यही पैराबोला की इक्वेशन है जो पासिंग थ्रू ओरिजिन है, सिमेट्रिकल है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है अबाउट, राइट। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं, दिस इंप्लाइज हमारी गिवन इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो आपका काम क्या होना चाहिए? इस ए को एलिमिनेट करना कैसे करेंगे? डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, तो 2y dy बाई dx इट इज इक्वल टू 4a, राइट। तो 4a की वैल्यू आप वहां पुट अप कर सकते हो। दिस इंप्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y dy बाई dx इंटू एक्स। तो वाई से स्क्वायर खत्म हो गया, तो आपको वैल्यू क्या मिली जरा देखिए तो, वाई इज इक्वल टू 2x dy बाई dx, राइट। ये आप जनरेटिंग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। किसके लिए? इस कर्व के लिए। बट आपको क्या चाहिए? ऑर्थोगोनल चाहिए। तो ऑर्थोगोनल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस dy बाई dx बाई माइनस dx बाई dy, क्योंकि दोनों का स्लोप क्या होता है? -1 के बराबर होता है मल्टीप्लीकेशन का। तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस बाहर dx बाई dy, दोनों साइड वापस वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लग जाएगा, -2x dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सोल्यूशन निकालने के लिए तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x स्क्वायर बाई टू और प्लस सी से 2 से 2 कैंसिल आउट। तो ये देखिए जरा क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई वन इज इक्वल टू सी। और मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर बाई रूट ऑफ सी का होल स्क्वायर, सी को मैं इधर ले आया, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में रूट ऑफ 2c का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1। व्हाट इज दिस? दिस इज एन इलिप्स, क्योंकि इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो आपका करेक्ट आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है चीज? ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी अब आप निकाल सकते हैं, समझ में ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी का कॉन्सेप्ट, कैसे ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी निकालनी है कभी भी। क्लियर है चीजें? चलिए आगे देखते हैं। अगर सपोज करते हैं आपके पास कैसा कर्व दे रही है, तो आपका नॉर्मल कर्व था, अभी आपके पास सपोज करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपके पास कर्व दे थे। सो क्वेश्चन से समझेंगे, निकालने का तरीका यही है। सो नेक्स्ट वन इज ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज फॉर
पोलर कर्व्स, फॉर पोलर कर्व्स। क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर थर्ड, द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी ऑफ the orthogonal trajectory of the orthogonal trajectory of family of curves, family of curves Rn is equal to a raised to power n sin n theta. Solution is, ठीक है। सो यहाँ पे आपका आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है, ए है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए को एलिमिनेट करना है। चलिए ए को एलिमिनेट करने के लिए मैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, n into r raised to power n minus 1 dr by d theta, it is equal to a raised to power n cos sin n theta का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos n theta into n, राइट। अब मैं क्या करूँ, ये जो गिवन इक्वेशन है इसको इसी से डिवाइड कर दूं। सो ये मान लेता हूँ इक्वेशन 2 थी, ये आपकी इक्वेशन 1 गिवन थी। डिवाइड डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1, ताकि आपका ए की पावर n हट जाए। हो जाएगा n r n माइनस 1 डी आर बाई डी थीटा होल डिवाइडेड बाई आर की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n इंटू n कॉस n थीटा डिवाइडेड बाई ए की पावर n साइन n थीटा। सो ए की पावर n से ए की पावर n कैंसिल्ड आउट, राइट। अच्छा, इस n से ये n कैंसिल्ड आउट, ये आर की पावर n ऊपर जाएगा, सॉरी आर की पावर n माइनस 1 है, ये आर की पावर माइनस एन 1 के ऊपर जाएगा, तो माइनस एन से एन कट जाएगा, आर माइनस 1 बचेगा, तो नीचे आ जाएगा 1/r। सो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूँ, सो और ये हो गया डी आर बाई डी थीटा इंटू 1/r इज इक्वल टू कॉस एन थीटा बाई साइन एन थीटा, क्या हो जाएगा आपका कॉट एन थीटा हो गया। सो ये क्या आ गया अभी आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी गिवन कर्व की डिफरेंशियल फॉर्म, राइट। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इसको इसका ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी निकालना है। तो देखिए उसमें ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी निकालने के लिए आप क्या कर रहे हैं, डीवाई बाई डी एक्स को रिप्लेस कर रहे थे माइनस डी एक्स बाई डी वाई से। बट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस डी आर बाई डी थीटा, डी आर बाई डी थीटा बाई बाई माइनस ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। सो इस चीज को चाहो तो आप नोट करके पहले यहाँ लिख सकते हो। चलो मैं इसको रेड कलर से नोट करा के लिखा देता हूँ। फॉर गेटिंग the orthogonal trajectory of polar curves, replace dr by d theta by माइनस ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलिए अब इसी को क्वेश्चन में रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/r इंटू माइनस ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर, इट इज इक्वल टू कॉट ऑफ एन थीटा। सो इस आर से ये स्क्वायर कैंसिल्ड आउट, राइट। सो नेक्स्ट पेज पे अगर हम चलें तो आपको क्या मिल रहा है, जरा देखिए। ये मिल रहा है माइनस ऑफ आर डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू कॉट ऑफ एन थीटा, ये मिल रहा है। सो अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका यहाँ पे थीटा है। सो ये हो जाएगा, मैं इसको इधर ले आऊँ तो ये 1/tan एन थीटा, सॉरी tan एन नहीं कॉट एन थीटा है, तो tan एन थीटा बन जाएगा, सॉरी। सो इट इज, और डी आर को उधर भेजा तो ये हो गया माइनस आर डी थीटा इज इक्वल टू कॉट एन थीटा डी आर, और मैं इसको इधर ले आया तो माइनस 1/कॉट एन थीटा हो जाएगा माइनस टेन एन थीटा, माइनस टेन एन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 1/r डी आर हो जाएगा।
यही तो बचेगा, राइट। इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड्स। आपको पता है tan n थीटा का डिफरेंशियल सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है, tan n थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ क्या होता है आपका, लॉग ऑफ सेक थीटा होता है। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ सेक n थीटा। अच्छा, सिंस ये थीटा तो नहीं था, n थीटा था, तो उसके डिफरेंशियल को डिवाइड कर दो, राइट। मैंने ये भी चीज सिखाई थी, अगर दोनों साइड अगर आपको लॉग दिखाई दे रहा है, इसकी भी डिफरेंशियल क्या हो जाएगी, लॉग आर। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लॉग सी दे दो, कोई दिक्कत। चलिए, और इस टर्म को मैं उधर ले जा रहा हूँ। सो लॉग सी इज इक्वल टू लॉग आर प्लस लॉग में सेक एन थीटा, लॉग में सेक एन थीटा, लॉग में सेक एन थीटा बाई एन। कोई दिक्कत, ठीक है। चलो, या फिर मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, आर के फॉर्म में इक्वेशन बनानी है तो मैं आर के फॉर्म में बनाता हूँ। चलिए, आर के फॉर्म में बनानी है तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ। सो अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये बचेगा माइनस और लॉग सेक एन थीटा प्लस एन लॉग सी इज इक्वल टू एन लॉग आर। ये बचेगा, एन इधर चला गया, तो ये क्या हो गया, एन लॉग सी को आप लिख सकते हो, नेक्स्ट पेज पे लिखूं, और ये हो गया माइनस ऑफ लॉग सेक एन थीटा प्लस, जरा देखिए, एन लॉग सी को लॉग सी की पावर एन लिख सकते हैं हम, लॉग सी की पावर एन। सिमिलरली एन लॉग आर को भी मैं लिख सकता हूँ लॉग आर की पावर एन, कोई दिक्कत। लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, और लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम बाई एन हो जाता है। तो लॉग सी की पावर एन बाई सेक एन थीटा इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ आर की पावर एन। सो और ये हो गया, लॉग से लॉग इधर दोनों साइड से हट गया आपका। सो सेक एन थीटा दोनों साइड लॉग कर दो, ये मैंने हटा दिया, आर की पावर एन। और तो यहाँ से मिल रहा है आर की पावर एन इक्वल टू सी बाई एन, वन बाई सेक एन थीटा क्या हो जाएगा आपका, कॉस एन थीटा। सो इस तरीके से आप किसी भी पोलर कर्व का भी आप क्या निकाल सकते हो, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकाल सकते हो। क्लियर है कि अगर आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी है पोलर कर्व की, तो ध्यान क्या रखना है उसमें, कि वहां पे डी आर बाई थीटा को माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर करना है, उसमें डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स को माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए थोड़े से इसी के ऊपर एक दो जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो अभी तक मैंने पढ़ा है, उसके ऊपर कुछ आपके गेट में प्रीवियस ईयर्स में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर, सॉरी हाँ, जो भी उसके एप्लीकेशन है उसके ऊपर, जैसे कि आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, रेडियो एक्टिविटी के है, लॉ ऑफ ग्रोथ है, उनके ऊपर कभी कोई क्वेश्चन गेट में आए हुए हैं, उनको भी थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तीनों लॉज को तो एप्लीकेशन के फॉर्म में इन तीनों चीजों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक ही साथ में सबके क्वेश्चन में करा दूंगा। सो एप्लीकेशन, नेक्स्ट टॉपिक है कि एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस, तो क्या है एप्लीकेशंस में, सबसे पहला है आपका, सबसे पहला है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग सबने पढ़ा होगा। व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता है टेम्परेचर ऑफ बॉडी changes at a rate which is proportional to difference in temperature between that of the surrounding medium and to the body itself। कहने का मतलब क्या है कि अगर सपोज करते हैं जिस रेट से बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी। जिस रेट से बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग टू दिस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इटसेल्फ। सो डिफरेंस बिटवीन दैट ऑफ थीटा माइनस थीटा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, वैल्यू घटेगी, सराउंडिंग से कम होगी, तो मैं इसीलिए क्या करता हूँ पहले से ही एक माइनस साइन लगा देता हूँ, माइनस ऑफ के थीटा माइनस थीटा एस। सॉल्व कैसे करेंगे, सेम वही कहानी, आपको लगाना पड़ेगा क्या, आपको लगाना क्या पड़ेगा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। सो मैं स्टेटमेंट अगर मैं चाहूँ तो लिख देता हूँ, स्टेटमेंट आपके लिए क्या है, आपको स्टेटमेंट भी याद रहे, अगर कभी कोई पूछे तो पता होनी चाहिए। सो स्टेटमेंट इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, द रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, तो डी टी की जगह कैपिटल टी लिख दीजिए, ताकि क्योंकि स्मॉल टी को हम बेसिकली आपका दिखाते हैं टाइम से, तो मैं इसको इसीलिए टाइम का कंफ्यूजन ना हो, ये बेसिकली डी टी है, इधर भी आप डी टी।
So rate of change in temperature of the body is proportional to change in change or difference in रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है ना, सॉरी ये ठीक था, रेट ऑफ चेंज तो सही लिखा था मैंने, सॉरी ये क्योंकि टेम्परेचर को मैं थीटा से डिनोट कर रहा हूँ, राइट। सो कभी कभी कहीं की जगह टी से भी डिनोट करता है उसको, कोई इशू नहीं है। चलिए इसको मैं लिख देता हूँ वापस डी टी, अब इसको भी मैं लिख देता हूँ डी टी। चेंज और डिफरेंस इन टेम्परेचर, कलर चेंज करो, डिफरेंस इन टेम्परेचर between that of the surrounding medium and of the body itself. देखिए आपको क्या इक्वेशन मिली, आपको इक्वेशन मिली डी थीटा बाई डी टी इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के थीटा माइनस थीटा एस। सो अगर आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाना चाहो तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से क्या मिल जाएगा, डी थीटा बाई थीटा माइनस थीटा एस इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ की डी टी। आप इंटीग्रेट करोगे बोथ साइड तो क्या मिल जाएगा, और ये हो जाएगा एल एन थीटा माइनस थीटा एस इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस लॉग सी, राइट। सो मैं इसको यहां से लिख सकता हूं, और थीटा माइनस थीटा एस इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सी इंटू ई रेज टू पावर माइनस के टी। तो ये आपके न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का सोल्यूशन दिया गया। इसके ऊपर गेट में क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, भी देखते हैं जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके ऊपर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट एप्लीकेशन भी है। पहले दोनों सारे एप्लीकेशन देख रहे थे, फिर एक साथ उसके प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेंगे। ये था आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। नेक्स्ट वन इज बी। बी इज लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव लॉ ऑफ डीके। रेडियोएक्टिव लॉ ऑफ डीके। अभी लॉ ऑफ डीके क्या कहता है, देखिए लॉ ऑफ डीके कहता है the rate of change of amount of substance is directly proportional to the amount of substance present। क्या है, दोबारा लिखते हैं, the rate of change of amount of substance is directly proportional to the amount of substance present। दैट इज अगर मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं अमाउंट को मैं एक्स से निकालू, डी एक्स बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, सिंस अमाउंट हमेशा घटेगा ही, so dx by dt is equal to minus of k into x, where minus denotes the decay, ठीक है। और मैं इसको लिख सकता हूँ dx by x is equal to minus of k dt by variable separable form। Again if I am integrating you will get ln x is equal to minus kt plus log c। This implies what is x, x is equal to nothing but c e raised to power minus kt। क्लियर है, समझ में आया चीज। जिस तरह यहाँ पे आपने देखा कि घटने की बात है, इस तरह से लॉ ऑफ ग्रोथ भी है। लास्ट वन सी इज लॉ ऑफ ग्रोथ। तो लॉ ऑफ ग्रोथ क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज इन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ
amount of substance is proportional to is proportional to is proportional to the amount of substance. That's it. That is, मान लेते हैं वही कहानी dx by dt, बट इस बार क्या होगा, प्रोपोर्शनल x होगा, बट क्या इस बार माइनस साइन आएगा, नहीं, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, बात बढ़ने की कर रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन में बढ़ने की बात करेगा तो dx by dt को आपको लिखना पड़ेगा k इंटू एक्स, पॉजिटिव साइन दिखा रहा है कि बढ़ रहा है, फिर वही कहानी। सो dx by x इज इक्वल टू k dt। आप वापस क्या करोगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाया, तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, log ऑफ x इज इक्वल टू के टी प्लस सी। सो और x इज इक्वल टू सी ई की पावर के टी। क्लियर है, तीनों एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे इक्वेशन डेवलप करनी है। चलिए इसी के ऊपर अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सो क्वेश्चन है क्वेश्चन है आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 है आज की क्लास का। इफ 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 30% ऑफ a substance disappears in 10 days, अगर 10 दिन में चला जाता है, then how long it will take to disappear for 90%। क्वेश्चन में दिया है कोई सब्सटेंस है जो अपने एग्जिस्टिंग परसेंटेज से 30% कम होने के लिए 10 दिन लगाता है, तो पूछता है 90% गायब होने में कितना समय लगेगा। सो लॉ ऑफ डीके फॉलो कर रहा है। सो लॉ ऑफ डीके की इक्वेशन आपको क्या थी, लॉ ऑफ डीके की इक्वेशन थी x इज इक्वल टू सी ई रेज टू पावर माइनस ऑफ के टी। दिस इज व्हाट लॉ ऑफ डीके, राइट। अब आप एक चीज समझिए, जब टाइम टी की वैल्यू 0 होगी उस समय x कितना होगा, 100 होगा, राइट, पूरा 100% अवेलेबल होगा। सो व्हेन t is equal to 0, amount of substance available is equal to 100। सो यहाँ पुटअप करें तो हमको c की वैल्यू मिल जाएगी, 100 इज इक्वल टू सी ई रेज टू पावर माइनस ऑफ 0, ई रेज फॉर 0 0 होता है, 1 हो जाएगा, c की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 100 आ गई। सो आपकी इक्वेशन क्या बन गई यहाँ से, और x इज इक्वल टू 100 ई रेज टू पावर माइनस k, वेयर k इज डीके कांस्टेंट। अब क्वेश्चन कहता है जब 30% सब्सटेंस डिसअपियर होगी, ध्यान रखना x क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अवेलेबल। तो अगर 30% खत्म हो गया तो बचा कितना, बचा आपका, इफ 30% ऑफ सब्सटेंस disappeared then available amount is 100 minus 30, that is equal to 70%। हमने 100% को 100 माना था, 70 बचा, तो 70 इज इक्वल टू 100 ई रेज टू पावर माइनस, अब के की वैल्यू तो पता नहीं, टी दे रखा है 10 डेज, मैं 10 डेज रख देता हूँ। सो ई रेज टू पावर माइनस 10 की। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो 7/10 इज इक्वल टू 7/10 इज इक्वल टू 7/10 इज इक्वल टू 7/10 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ई रेज टू पावर
e raised to power जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन आपका क्या था? कि 30% ऑफ सब्सटेंस डिसअपियर्स इन 10 डेज, 10 दिन में खत्म हो जाता है तो राइट। तो ये हो गया ई रेस्ट पावर -10 के। और मैं ई रेस्ट पावर 10 के लिखना चाहता हूँ तो ई रेस्ट पावर 10 के क्या हो जाएगा? 10/7। सो यहाँ से 10 के इज इक्वल टू ln 10/7। सो अगर नेक्स्ट पेज पे चलूँ मैं, नेक्स्ट पेज पे चलूँ अगर मैं, तो यहाँ से आपको k मिल रहा है, k इज इक्वल टू 1/10 ln 10/7। देयरफॉर ये मिलेगा। सो आपकी जो इक्वेशन है वो क्या बन गई? x इज इक्वल टू 100 ई रेस टू पावर माइनस के टी था। चलिए, सो माइनस के टी था, राइट। सो ये हो गया माइनस के टी था, तो इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस के -1/10 t/10 ln 10/7, राइट। यही आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहता है 90% डिसअपियर हो गया, राइट। क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे? 90% जब डिसअपियर होगा उसमें समय का टाइम बताएगा, मतलब कि आपको क्या करना है, कितना बचा? 10% बचा। सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अमाउंट लेफ्ट इट इज इक्वल टू 10। तो 10 इज इक्वल टू 100 ई रेस टू पावर -t/10 ln 10/7। तो ये हो जाएगा 1/10 इज इक्वल टू ई रेस टू पावर -t/10 ln 10/7। सो और अभी मैं लिखना चाहता हूँ ई t/10 ln 10/7 इज इक्वल टू 10। सो t/10 इंटू ln 10/7 इट इज इक्वल टू ln 10। यही तो होगा। दिस implies t/10 is equal to ln 10 divided by ln 10/7. So t is equal to 10 into ln 10 divided by ln 10/7। आप सॉल्व करो इसको, देखो कितना आंसर आ रहा है, बताओ। सो ये आ रहा है आपका 10 इंटू, ये अंदर वाला फैक्टर आ रहा है आपका 6.455 ले लीजिए। तो ये आ गया आपका 64.56 डेज। इतना समय लगेगा 90% मट को डीके होने में। क्लियर है? सो इस तरीके से लॉ ऑफ डीके के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ध्यान रखना एक्स क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अवेलेबल। अगर हम यहाँ पे हम 90 लगा देते तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है इसमें। दिस एक्स इज नथिंग बट दिस इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट, ना कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिकेड, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सिविल 2007 का है, 2 मार्क्स क्वेश्चन आया था। आज की क्लास का क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन है, अ बॉडी ओरिजिनली ओरिजिनली at 60 degrees Celsius cools down to cools down to 40 degrees Celsius in 15 minutes. When kept in air at a temperature of at a temperature of 25 degrees Celsius, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। what will be the what will be the temperature of what will be the temperature of the body of the body at the end of at the end of
30 मिनट्स, 30 मिनट के बाद बॉडी का टेम्परेचर। तो क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, ऑप्शंस भी दिए हुए थे इन्होंने, 2 मार्क क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन ए है 35.2 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी दिया है आपको 31.5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी दिया है आपको 28.7 डिग्री सेल्सियस, एंड ऑप्शन डी दिया है आपको 15 डिग्री सेल्सियस। ये आपका क्वेश्चन है जो गेट में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अ बॉडी ओरिजिनली पहले 60 डिग्री सेल्सियस पे था, कूल डाउन किया 40 डिग्री सेल्सियस में 15 मिनट में, जब टेम्परेचर का सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या था आपका 25 डिग्री सेल्सियस था। तो पूछता है बताइए 30 मिनट बाद बॉडी का टेम्परेचर क्या हुआ। इसका मतलब किसका कॉन्सेप्ट है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का है। सो एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या थी क्वेश्चन आपकी, डी थीटा बाई डी टी इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इन द ब्रैकेट थीटा माइनस थीटा जीरो या थीटा एस, जिसको आप थीटा जीरो या थीटा एस जो भी बोल दो। तो आपकी क्वेश्चन आ क्या रही थी फाइनल सोल्यूशन करने के बाद, थीटा माइनस थीटा जी एस इज इक्वल टू सी ई की पावर माइनस के टी, यही तो आ रही थी, राइट। और अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं, और थीटा इज इक्वल टू थीटा एस प्लस सी ई रेज टू पावर माइनस के टी, यही तो आपका सोल्यूशन आ रहा था, राइट। ये इक्वेशन थी आपकी। तो आपको बेसिकली इसमें पता क्या होना चाहिए, आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का इक्वेशन पता होना चाहिए, बाकी तो आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से निकाल सकते हो, राइट। सो अभी क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए आपका स्टार्टिंग सराउंडिंग टेम्परेचर कितना था, 25 डिग्री सेल्सियस था। तो थीटा एस की वैल्यू कितनी दी हुई है, थीटा एस की वैल्यू दी है 25 डिग्री सेल्सियस, ओके। अच्छा, ये कब है, जब टाइम टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, टाइम टी क्या था आपका, टाइम टी की वैल्यू उस समय आपकी कितनी थी, टाइम टी की वैल्यू जब जीरो थी उस समय बॉडी का टेम्परेचर कितना था, 60 डिग्री सेल्सियस था। तो एट टी इक्वल टू जीरो थीटा कितना दिया आपको, 60 डिग्री दिया है, पुट अप कर दीजिए। 60 इज इक्वल टू 25 प्लस सी ई रेज टू पावर माइनस के इंटू जीरो, जीरो हो जाएगा। तो हो जाएगा 60 माइनस 25 इट इज इक्वल टू सी, तो सी इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 35, राइट। ये आपका आ गया 35, उठा के ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दिए। तो आपकी न्यू इक्वेशन क्या हो गई, फिर वो थीटा इज इक्वल टू थीटा एस प्लस सी, सी की जगह आप क्या 35, 35 ई रेज टू पावर माइनस ऑफ के इंटू टी। अब आपकी इक्वेशन ये बन गई। अच्छा, आप क्वेश्चन में एक और लाइन कहता है, एक और लाइन आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि कि 15 मिनट के बाद बॉडी का टेम्परेचर घट के कितना हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो व्हेन टी इज इक्वल टू 15 मिनट्स थीटा अगेन चेंजेस टू 40 डिग्री सेल्सियस, पुट अप कर दीजिए। सो 40 इज इक्वल टू थीटा तो 25 था प्लस 35 ई रेज टू पावर माइनस के इंटू 15, राइट। सो ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका यहाँ से, और ये हो जाएगा 40 माइनस 25 आपको क्या 15, सो ये हो गया। और ई रेज टू पावर माइनस 15 के इज इक्वल टू दिस इज 15 बाई 35, 15 बाई 35, 15 बाई 35। अब ये आपका कट जाएगा 5 से, 5 से 15, ये हो गया 7। सो वैल्यू क्या आ रही है यहाँ देखिए जरा, ई रेज टू पावर माइनस 15 के इज इक्वल टू 3/7, और ई रेज टू पावर 15 के इज इक्वल टू 7/3, देयरफॉर 15 के इज इक्वल टू लॉग ऑफ 7/3, सो k इज इक्वल टू 1/15 ln 7/3। सो k की वैल्यू आपको मिल गई। अब क्या करोगे, आप k को उठा के उसमें डाल दो। अब आप क्या करो, k इक्वल टू उसमें डाल दो, या फिर आप इतने पे भी छोड़ सकते हो। चलिए, जहाँ जैसी जरूरत पड़ेगी हम क्वेश्चन में देख लेंगे। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, आपको बताना है 30 मिनट के बाद बॉडी का टेम्परेचर कितना हुआ। चलिए देखते हैं। सो आपकी क्वेश्चन क्या थी, यही थी, यहाँ पुट अप किया, हमें थीटा चाहिए, थीटा इज इक्वल टू 20, सॉरी हाँ 25 था बॉडी और सराउंडिंग टेम्परेचर, प्लस सी की वैल्यू 35 थी, ई रेज टू पावर माइनस की हमने निकाल रखा, टी की वैल्यू इस बार 30 बोल दिया। देखिए क्या कर सकते हैं हम इसको, 25 प्लस 35 ई रेज टू पावर माइनस 30 के है, मैं इसको लिख सकता हूँ 25 प्लस 35 ई रेज टू पावर माइनस 15 के इंटू 2, दैट इज 30 के हो जाएगा। ई रेज टू पावर माइनस 15 की वैल्यू कितनी है, 3/7 है, अभी हमने पीछे निकाली, कितनी है 3/7 है, उठा के डाल दिया यहाँ 3/7। तो 25 प्लस 35 इंटू 3/7, राइट, का होल स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू 25 प्लस 35 इंटू 9/49, 7 5 35, 7 7 जा 49, राइट। तो आपकी वैल्यू हो गई यहाँ से कितनी, ये हो जाएगी
25 प्लस 5 9 45 बाई 7। सॉल्व करके देख लीजिए कितना आंसर आ रहा है आपका। ये आ रहा है 45 बाई 7 प्लस 25। सो योर आंसर इज 31.43 डिग्री सेल्सियस। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 31.43। सो बी इज द करेक्ट आंसर, 31.5 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से गेट में जो आपके एप्लीकेशन के प्रॉब्लम्स आए हुए हैं, दैट इज रेडियो एक्टिविटी के, या लॉ ऑफ ग्रोथ के, या लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के, तो बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या है। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, तो ये फॉर्मुला लग गया। लॉ ऑफ डीके का था तो वो फॉर्मुला लग गया। लॉ ऑफ ग्रोथ होगा तो केएस लग जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को बहुत ईजी वे में आप सॉल्व आउट कर सकते हो। क्लियर है। सो यहाँ पे हमने जो बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट था कि बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर की होगी उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उनका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास कौन कौन सा मेथोडोलॉजी है, उन सभी चीजों को कवर अप किया। साथ में साथ हमने उसकी एक ये भी देखा कि किस तरीके से हम उनका एप्लीकेशन कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के फॉर्म में या लॉ ऑफ डीके के फॉर्म में किस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूटिलाइजेशन होता है, वो भी हमने स्टडी आउट करी है। अभी हम आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमारे पास क्वेश्चन कैसा था जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट की हमेशा ऑर्डर क्या था, 1 था। बट अभी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बढ़ जाएगा। जैसे ही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बढ़ेगा वैसे ही सोल्यूशन निकालने का तरीका बदल जाएगा। पहले आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म या होमोजेनियस या बर्नौलीज प्रिंसिपल या फिर लेबनिज थ्योरम या फिर आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर ले रहे थे। बट अभी क्या करना पड़ेगा, अभी आपको दो दो नए टर्मिनोलॉजी निकालनी पड़ेगी। फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, अनदर इज पार्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला जाएगा आपका इक्वेशन की जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का टर्म है, मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो वाला। और पीआई जो निकाला जाता है जो भी आपका राइट हैंड साइड है। जैसे कहने का मतलब है, जैसे सपोज करते हैं आपके पास कोई इक्वेशन दे देगी डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। तो अगर ऐसी इक्वेशन है तो इसके ऊपर आपको पीआई निकालना होगा डिपेंडिंग ऑन दिस फंक्शन, और इसके बेसिस पे आपका क्या निकलेगा, आपका सीएफ निकलेगा। तो देखते हैं ये टर्मिनोलॉजी कैसे आएगी, कैसे सीएफ निकलेगा, कैसे ये पीआई निकलेगा। इसी के साथ आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और इसी के ऊपर आने वाले 1 से 2 लेक्चर जो है आपके इसी के ऊपर जाएंगे। सबसे ज्यादा गेट में क्वेश्चन आता है डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक से, वो यहाँ से आता है। 1 नंबर का क्वेश्चन अगर पीछे से आता है तो मोस्टली जो मोर नंबर मार्क्स कैरी करने वाले क्वेश्चन है वो यहाँ से उठते हैं। सो आपका टॉपिक का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। या बताइए इसको ऐसे, एक काम करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से लिखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस, differential equations with constant coefficients or higher order differential equation। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो देखिए हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहने का मतलब है आपका इक्वेशन कैसा होगा, जरा देखिए अब इस फॉर्म का होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a0 dny डिवाइडेड बाय dx की पावर n प्लस a1 dn माइनस 1 y अपॉन में dx की पावर n माइनस 1 प्लस a2 dn माइनस 2 y अपॉन में dx की पावर n माइनस 2 प्लस so on an y is equal to a constant q where a0 a1 a2 dot an are constants and q is the function of x, is the function of x। ठीक है, ठीक है। सो लेट, अब हम क्या करते हैं, लेट हम अज्यूम करते हैं, लेट डी बाई डी एक्स का जो टर्म है उसको मैं मान लेता हूं कैपिटल ऑफ डी। तो अगर आप डी बाई डी एक्स को कैपिटल ऑफ डी मानोगे
सिमिलरली d2/dx² क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा आपका d²। d³/dx³ क्या हो जाएगा आपका d³। सिमिलरली d⁻n/dx⁻n आपका क्या हो जाएगा d⁻n। सो जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको मैं इक्वेशन 1 मानता हूं, तो इक्वेशन 1 कैसी दिखने लगेगी, इक्वेशन 1 हो जाएगी, सिंपलाइज इक्वेशन 1 चेंजेस टू a0 d⁻n प्लस a1 d⁻n-1 प्लस a2 d⁻n-2 प्लस सो ऑन an होल इंटू y इट इज इक्वल टू q। इसका मतलब क्या है, एक फंक्शन बन गया और मैं इसको लिख सकता हूँ फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट इनटू y इज इक्वल टू q। तो हम इस टाइप की इक्वेशन का भी क्या कर रहे होंगे, सोल्यूशन को पढ़ रहे होंगे कि किस तरीके से इनका सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो इनका जो सोल्यूशन निकाला जाता है वो सोल्यूशन में दो फॉर्म होता है। पहला फॉर्म आपका आता है विच इंक्लूड्स, पहला जो फॉर्म आता है विच इंक्लूड्स आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। दूसरा जो फॉर्म होता है इट इंक्लूड्स आपका पीआई। सो दिस इक्वेशन मैं लिखता हूं, दिस इक्वेशन contains two types of solutions. पहला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दैट इज CF, दूसरा पार्टिकुलर इंटीग्रल दैट इज P। अब अगर देखिए, अगर आपका Q 0 हुआ ना तो पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा और आपके सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन होगा वो किसके बराबर होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसका मतलब यहां से क्या मिल गया आपको, दिस इंप्लाइज द जनरल सोल्यूशन इज इक्वल टू CF plus PI। जनरल सोल्यूशन इज इक्वल टू CF plus PI। नाउ इफ, पहला पॉइंट, इफ Q is equal to 0, then Pi is equal to 0। General solution of the equation is equal to CF। ठीक है, if Q is equal to function of x then PI exist। कैसे निकालेंगे इनको अभी आने वाले क्लासेस में हम देखते रहेंगे PI कैसे निकाल सकते हैं, बट फिलहाल अगर PI एग्जिस्ट करेगा तो उसके जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका CF plus PI हो जाएगा, CF plus PI। समझ में आया कि अब हम बात कर रहे होंगे कैसी इक्वेशंस की जिसमें आपका क्या होगा, nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। सो कंप्लीट सोल्यूशन उस केस में क्या होगा, CF plus PI के बराबर होगा। अगर आपका फंक्शन कैसा है, सॉरी Q की वैल्यू क्या है, फंक्शन ऑफ x के बराबर है, और अगर Q की वैल्यू 0 है तो उस केस में तो जनरल सोल्यूशन किसके बराबर होगा आपका, डायरेक्टली CF के बराबर होगा, PI उस केस में 0 हो जाएगा। क्लियर है चीज, चलिए सो देखते हैं कैसे कैसे हम CF निकाल सकते हैं। सो रूल्स फॉर फाइंडिंग complementary function that is CF of the given equation so आपकी फंक्शन किस फॉर्म में, फंक्शन इज फंक्शन ऑफ d ऑफ y इक्वल टू 0 मान के चलेंगे। अभी मैं मान के चल रहा हूँ सिर्फ राइट हैंड साइड 0 है, इस फंक्शन के लिए मैं CF निकालना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना है, रिप्लेस d बाई m, डी बाई एम करने से आपकी जो इक्वेशन बनेगी एक फंक्शन ऑफ m बन जाएगा
it equal to 0, and this equation is known as your auxiliary equation. This equation is known as auxiliary equation. आपको क्या करना पड़ेगा, एक auxiliary equation बनानी पड़ेगी. अब ऑक्सिलरी इक्वेशन के बेसिस पे जो इसके रूट्स निकलते हैं उसके ऊपर तीन तरीके से आप CF निकाल सकते हो. सो केस वन व्हाट इज केस वन? केस वन कहता है इफ द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशंस if the roots of the auxiliary equations are real and distinct मतलब अलग अलग, distinct, then क्या होगा, मान लेते हैं जो आपकी m की वैल्यूज आई वो मान लेते हैं मैं, लेट m इज इक्वल टू m1 m2 m3 जितने भी रूट्स आ गए, तो उस केस में देयरफॉर CF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x प्लस सो ऑन. यही क्या होगा आपका CF होगा. उस केस में क्या होगा, यही आपका क्या होगा, CF हो जाएगा. केस टू है कि इफ the roots of the equation, if the roots of the auxiliary equation are real but repetitive, मतलब एक ही जैसे आ जाए. कहने के लिए लेट जो m के रूट्स हैं वो क्या आ जाए, सपोज करते हैं m1 आ जाए. ठीक है, सो मान लेते हैं अगर m1 आए तो आप क्या कहोगे, तो CF उस केस में क्या हो जाएगा, CF इज इक्वल टू C1 प्लस C2x e की पावर m1x. ठीक है, अगर सपोज करो ऐसा आ जाता है, लेट m इज इक्वल टू m1 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 m1, चार रूट आ गए बट चारों के चारों सेम है, तो उस केस में CF क्या होगा आपका, उस केस में CF हो जाता है आपका C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस C4x की पावर x क्यूब इंटू e की पावर m1x. अब मान लेते हैं पहला केस और दूसरा केस दोनों कंबाइन कर, सपोज करते हैं आपके पास ऐसा आ जाए, लेट जो आपको रूट्स मिले वो अभी आपको कुछ ऐसे मिले, लेट m इज इक्वल टू आपको रूट्स मिलते हैं m1 m1 m2 m2 मान लेते हैं ऐसे मिलते हैं, तो उस केस में आपका CF क्या हो जाएगा बता दीजिए. पहले इन दोनों के लिए लिखेंगे आप C1 प्लस C2x e की पावर m1x. ठीक है, फिर प्लस, अब ये दोनों एक जैसे रूट है इन दोनों के लिए, अब C1 C2 हो गया तो फिर C3 प्लस C4x e की पावर m2x. तो इसमें क्या किया हमने, पहला वाला लॉ और दूसरा वाला. पहला वाला लॉ क्या कहता है, रूट्स रिपीटेटिव नहीं, रियल हो डिस्टिंक्ट हो, तो रियल थे डिस्टिंक्ट थे, तो आपका क्या था C1 m1x C2 m2x, बट रिपीटेटिव थे तो रिपीटेटिव के लिए इस तरह लगा दिए, दो रिपीटेटिव इस तरह से लिख दिया. समझ में आया, दोनों रूल को कंबाइन करके कैसे करना है क्वेश्चन. क्लियर है जी, चलिए क्लियर है. एक और टाइप मान लीजिए, एक और टाइप में ले लेता हूं. मान लेते हैं आपके पास आया लेट, अब मान लेते हैं आपके पास रूट आ गया, सपोज करते हैं m1 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 m2 आ गया, तो उस केस में आप क्या लिखोगे, CF इज इक्वल टू बता दो क्या हो जाएगा, CF क्या होगा बताओ, CF हो जाएगा, ये तीनों क्या हो रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो रिपीट के लिए आप क्या करोगे, C1 तीन बार रिपीट है तो C2x प्लस C3x स्क्वायर e की पावर m1x प्लस एक रूट डिस्टिंक्ट है तो C4 e की पावर. तो इस तरीके से आप क्या करोगे, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन द CF ऑफ योर गिवन फंक्शन विल वेरी.
क्लियर है, समझ में आया? अच्छा, एक और टाइप देख लेते हैं, फिर इनके ऊपर मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे अच्छे सारे। केस 3, नेक्स्ट वन इज केस 3। अभी तक क्या था, अभी तक क्या था, अभी तक आपके पास था रूट्स कैसे थे, रियल थे, डिस्टिंक्ट या रिपीटेटिव थे। अब मान लेते हैं आपके पास रूट्स कैसे आ जाएं, कॉम्प्लेक्स आ जाए। इफ if the roots of the auxiliary equation is complex। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब कैसा रूट हो कि लेट m इज इक्वल टू हो जाए, मान लेते हैं आपके पास अल्फा प्लस माइनस आई बीटा आ गया, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। उस केस में जब आपका सी एफ होता है, जो रियल पार्ट है उसके लिए आप लिखोगे C1 e की पावर अल्फा एक्स इन द ब्रैकेट ऑफ इमेजिनरी आई बीटा है तो उसके लिए लिखोगे C2 कॉस बीटा एक्स प्लस C3 साइन बीटा एक्स। समझ में आया? अच्छा, इसमें भी सेम मान लेते हैं, दो रूट ऐसे आ गए, मान लेते हैं आपके पास रूट कुछ ऐसे आएगा, लेट m इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, दो रूट ये हुआ, एक और रूट फिर ये भी हो गया। उस केस में आप कैसे लिखोगे सी एफ, अभी सी एफ आपका क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा आपका, अब सिंस ये तो सेम है, ये हो गया e की पावर अल्फा एक्स C1, अब इन द ब्रैकेट रूट रिपीटेटिव है तो क्या करना है, C2 प्लस C3 एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस C4 प्लस C5 एक्स साइन बीटा। तो अगर रूट रिपीटेटिव होगा तो आपको इस तरह से कंबाइन करके पहला दूसरा और तीसरा रूट इसीलिए आपको कंबाइन करना होगा और उनका सॉल्यूशंस आप इस तरीके से निकालोगे। क्लियर है चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं आज की क्लास का। तो आई थिंक इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, आपको हर क्वेश्चन में क्या निकालना है, सी एफ निकालना है। सी एफ है, क्वेश्चन है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy/dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, इस क्वेश्चन का सी एफ निकालना है। सिंस आपका राइट हैंड साइड 0 है तो डायरेक्टली क्या होगा, कंप्लीट सोल्यूशन किसके बराबर, सी एफ के बराबर होगा। मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपको d2/dx स्क्वायर पर लिख सकते हो, डी स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस इसको आप लिख सकते हो 5d प्लस 6, पूरे में से y कॉमन, इट इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको क्या सिखाया, पहला स्टेप क्या करना है, डी को चेंज करना है किससे, m से ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बता दो, ऑक्सिलरी इक्वेशन एज बन जाएगी, जरा डी की जगह m रखते जाओ तो m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 बराबर 0। अब आपका रूट्स निकाल दो, रूट्स m स्क्वायर, रूट्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, -2m माइनस 3m प्लस 6 बराबर 0, इट इज नथिंग बट m-2 m-3 इट इज इक्वल टू 0। यही रूट्स होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे। रूट्स क्या आ गए आपके यहाँ से, m इक्वल टू 2, 3। तो रूट्स कैसे हैं, रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग है। तो सी एफ इस केस में क्या हो जाएगा, इसीलिए सी एफ हो जाएगा इस केस में पहला वाला केस C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 3x। अच्छा, एक चीज और जो बच्चे हमेशा गलती करते हैं वो क्या करते हैं, हम हमेशा सिस्टम फॉर्मूला याद करके जाते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, बट ध्यान रखना एक्स कुछ और नहीं, जो भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, अगर यहाँ पे d2/dt स्क्वायर होता ना तो यहाँ पे 2t लिखेंगे। क्लियर है चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं, क्वेश्चन आया एग्जाम में, d2y/dx स्क्वायर माइनस 4dy/dx प्लस 4y इक्वल टू 0। इसे हमें सॉल्व करना है। सेम वही कहानी, पहले तो dy/dx को आप कैपिटल डी से डिवाइड करो तो यहाँ आ जाएगा डी स्क्वायर, हो जाएगा -4d प्लस 4 इंटू वाई इट इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो, डी को m से रिप्लेस करो तो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 बराबर 0। रूट्स निकालो तो क्या जाएगा, जरा देखो, m स्क्वायर -2m प्लस 4 बराबर 0। सो रूट्स आ रहे हैं m-2 इक्वल टू 0। सो रूट्स आ गए आपके कैसे, रियल है बट रिपीटेटिव है। रिपीटेटिव है तो जैसे सी एफ क्या हो जाएगा इस केस में बता दो, सी हो जाएगा C1
प्लस C2x e की पावर, सोल्यूशन हो गया आंसर। C1 C2 कब निकलेगा? जब आपको कोई कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होगी। समझ में आया? क्लियर है चीज? चलिए चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसी टॉपिक पे, d2y/dx² माइनस 2dy/dx प्लस 2y इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। सेम वही कहानी, पहले तो d से चेंज किया, -2d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 0। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी क्या हो गई? सो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी हो गई अब m² माइनस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। जरा देखिए क्या इसका रूट निकालना पॉसिबल है? नहीं, नहीं पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे? सीधे चारे रूट लगाते हैं। सीधे m इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी की जगह 2 प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, b का स्क्वायर 2 माइनस 4ac मतलब 4 टू जो 8 अपन में ac मतलब 2 अपन में बी माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। सो 2 इंटू 1 हो गया, तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या हो गया? ये देखिए 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इसको मैं लिखता हूँ -4 डिवाइड बाई 2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? 2 प्लस माइनस, इसको मैं लिख देता हूँ 2i/2। तो वैल्यू क्या आ गई? जरा देखिए 1 प्लस माइनस आई। आपको कैसी रूट मिल रही है? कॉम्प्लेक्स रूट मिल रही है। तो कॉम्प्लेक्स रूट मिल रही है तो कैसे CF हो जाएगा? CF इज इक्वल टू, उस केस में क्या आता है? C1 e की पावर, रियल वाले को पहले लिख दो, अल्फा की वैल्यू 1 है तो e की पावर x प्लस C2, बीटा की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1 ही है तो cos x प्लस C3 sin x। क्लियर है कैसे CF निकालना है? तो ये तो बहुत सिंपल सिंपल सा मैंने वही क्वेश्चन करा है, जिससे आपको क्या हो, फ्रेमवर्क पता चले क्वेश्चन को करना कैसे है। समझ में ये बात? बट एग्जाम में तो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा आपको 2 डिग्री की क्वेश्चन दे, सॉरी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दे, आपको हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दे सकते हैं। जैसे ही हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, अब वहां पे दिक्कत क्या होता है आपके साथ? वहां दिक्कत होने लगती है कि हम उन डिफरेंशियल इक्वेशंस की रूट्स निकालने में हमें बहुत मुश्किल होती है। सो आने वाले क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपका फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर या सिक्स ऑर्डर किसी भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसमें उनका रूट्स कैसे निकालेंगे। उस रूट्स को निकालने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है, उस शॉर्टकट का नाम है हर्नट सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो उस सिंथेटिक डिवीजन मेथड से हम देखेंगे किस तरीके से हम किसी भी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का हम क्या कर सकते हैं, रूट्स विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं। साथ ही साथ हम जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसमें कि पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाला जाता है, उसको भी हम सॉल्व आउट कर रहे होंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।